हेलो टू ऑल माय ग्रेट स्टूडेंट्स। अंशुस ट्यूटोरियल में मास कम्युनिकेशन ट्यूटोरियल में मैं फिर से आप तमाम लोगों को यहाँ पर स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे अपडेट में हमने जाना था कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मेरे कई व्यूअर्स ने, कई स्टूडेंट्स ने उसके लिए उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया और आगे के भी कुछ इन्फॉर्मेशंस को जानना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वो मॉडल्स समझना चाहते हैं, किसी ने कहा कि वो और कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज का ये जो हमारा सेकेंड ट्यूटोरियल क्लास है, आज के इस ट्यूटोरियल क्लास में आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन के 7 C's क्या क्या होते हैं। राइट, व्हाट आर दी 7 डिफरेंट C's ऑफ कम्युनिकेशन। हमने जाना कम्युनिकेशन के अब तक 4 टाइप्स क्या क्या होते हैं। देयर इज इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और तमाम चीज़ों के बारे में लास्ट क्लासेस में हमने जाना। सो आज के हमारे इस क्लास में हम जानेंगे व्हाट आर दी 7 डिफरेंट सीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली ज़रूरी नहीं कि ये 7 डिफरेंट सीज ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं। ये 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे पॉलिटिकल साइंस के हों, वो चाहे मैनेजमेंट के हों, या फिर वो किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हों, वो चाहे कॉमर्स के हों। कोई भी स्टूडेंट्स हो, BBA, BCA, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द हमारी पूरा टाइम गुजर जाता है, 24/7 गुजर जाता है, उसके साथ इम्पॉर्टेंट एसेंस सी क्या क्या है, 7 C's क्या क्या है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो यू आर रेडी? सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट C ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारा पहला C है कंटेंट। जी हाँ, जो फर्स्ट C के बारे में हम बात करेंगे उसको हम कहते हैं, जो पहला C है उसको हम कहेंगे कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या हुआ? विषय वस्तु, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन का विषय वस्तु क्या क्या है। अब विषय वस्तु क्या हुआ? हम अक्सर इंडेक्स बनाते हैं, हम उसमें कंटेंट डालते हैं और कंटेंट में हम जो जो टॉपिक्स को टच करना है हम उसके इंडेक्स में उस टॉपिक्स को हम इंक्लूड करते हैं, उसमें हम लिखते हैं। तो कंटेंट हुआ विषय वस्तु, यानी कि हम किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, यानी कि एक सेंडर अपने रिसीवर को किस विषय वस्तु पर वो संदेश भेजना चाह रहा है, उसे हम कंटेंट करते हैं। और कंटेंट हमेशा टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर कही जाती है। यानी कि आप कहेंगे अब टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस मतलब लक्ष्य समूह, यानी कि हम, मेरा संदेश किस तक पहुंचेगा, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। क्या हमारा टारगेट ऑडियंस एक बच्चा है, या हमारा टारगेट ऑडियंस स्कूल स्टूडेंट है, या हमारा टारगेट ऑडियंस यूथ है, या हमारा टारगेट ऑडियंस एक इंटेलेक्चुअल क्लास ग्रुप है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा संदेश का, यानी हमारे मैसेज का विषय वस्तु उस पर निर्धारित होता है। यानी कि हमारा कंटेंट जो बहुत क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और हमारे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर होना चाहिए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, जो कि बच्चे हैं जो अभी स्कूल्स ज्वाइन नहीं किए हैं, जो अभी मॉन्टेसरी स्कूल्स में पढ़ते हैं या अभी किड्जी वगैरह स्कूल में पढ़ते हैं, तो वैसे बच्चों को डील करते हैं टाइम हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम उनके लेवल के बारे में बातें करें। हमारा मैसेज ऐसा हो जो उन तक पहुंच सके आसानी से, यानी कि हम कार्टून के हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस को बता सकते हैं, या फिर हम कोई डायग्राम या कलर्स के माध्यम से हम अपने टारगेट ऑडियंस यानी बच्चों को समझा सकते हैं। अगर हमारा टारगेट ऑडियंस इंटेलेक्चुअल क्लास ग्रुप है, तो हम कहीं ना कहीं अच्छे वोकैबुलरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ताकि उन तक हमारी बातें, हमारी भाषा, हमारी समझ अच्छे से पहुंच सके। तो मुझे यकीन है कि ये समझ में आ गया आपको कि कंटेंट का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कम्युनिकेशन में। तो कंटेंट जब भी हम बनाएं, याद रखें कि हम अपना टारगेट ऑडियंस पहले बनाएं, सिलेक्ट करें, ध्यान में रखें और उसके बाद हम अपना कंटेंट चूज करें। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास n नंबर ऑफ सच मैगजीन्स हैं, जो कई मैगजीन ऐसे हैं जो सिर्फ विमेन ओरिएंटेड होते हैं, कई मैगजीन ऐसे हैं जो सिर्फ चिल्ड्रन ओरिएंटेड होते हैं। तो उसके कंटेंट जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। बच्चे बच्चे की मैगजीन को पसंद करेंगे, महिला महिलाएं की मैगजीन को पसंद करेंगी। तो हमारा कंटेंट उसी हिसाब से निर्धारित होता है, हमारे टारगेट ऑडियंस यानी लक्ष्य समूह को ध्यान में रखकर। ठीक है, अब हम सेकेंड C ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आते हैं। तो हमारा सेकेंड C है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हुआ? संदर्भ,
यानी कि हम किस संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं, हमारा संदर्भ क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, और वो मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए, या हमारे ऑडियंस तक या हमारे सेंडर तक इस बात को समझाने के लिए कितना ज़रूरी है हमारा ये संदर्भ, हमारा ये कॉन्टेक्स्ट। कुछ भी हो सकता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कोई भी कुछ भी हो सकता है, जीएसटी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अगर हमें इस चीज़ को समझाना है और हमें अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना है, तो हमें उसी हिसाब से समझाना होगा। महिलाएं जो अक्सर बहुत पॉलिटिकल चीज़ों में ज़्यादातर बहुत उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उस हिसाब से हमें कॉन्टेक्स्ट को किस हिसाब से समझना होगा, उन्हें समझाना होगा, हमें किस संदर्भ में समझाना होगा, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब आइए हम तीसरे सी के बारे में बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी है, जिसको हम कहते हैं चैनल। यानी कि चैनल क्या है, व्हाट इज चैनल, और चैनल का क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में। जब जब हम चैनल के बारे में बातें करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि चैनल में बहुत टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, न्यू मीडिया होता है। ये कुछ तमाम चैनल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखा जाता है। तो चैनल प्रिंट मीडिया हो सकता है, चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, चैनल सोशल मीडिया हो सकता है। ये तमाम चैनल्स हैं जिनको अक्सर हम ध्यान में रखते हैं। तो इन तमाम चैनल्स को ध्यान में रखकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस को किस हिसाब से समझाना है। अगर हमारा टारगेट ऑडियंस यूथ है और उसे यूथ से रिलेटेड चीज़ों को जानना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत चैनल्स हैं। हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे पास कई और ऐसे चैनल्स हैं जिससे हम अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं हमारी यूथ तक। क्योंकि एक से दो, दो से चार, और इस तरीके की मल्टी कह सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से एक मैसेज सर्कुलेट होता है, एक तरफ से जनरेट होता है और वो कितने लाख मिलियन तक पहुंच जाता है। यानी किस तरीके से मैसेज मल्टीप्लाई होता है सोशल मीडिया में, ये भी आप देख रहे हैं और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि हमारा संदेश क्या है और हमें अपने संदेश को किस लोगों तक पहुंचाना है और किस माध्यम तक पहुंचाना है, किस माध्यम के द्वारा हमें उसे पहुंचाना है। हमारा अगर कोई भी बच्चा है, तो हमें बच्चे को किस हिसाब से समझाना है। कई ऐसे लोग वर्ग भी हैं जो बहुत चीज़ें समझ नहीं सकते, और कहीं ना कहीं कि वो बहुत ज़्यादा किताबों में और न्यूज़पेपर में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू घरेलू टाइप से किस तरीके से समझाया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से डील किया। हमारे पास किसान टीवी है, जो किसानों को केंद्रित करके एक चैनल बनाया गया है, और किसानों से रिलेटेड बातों को, उसमें मनोरंजन भी ऐड किया गया है, कुछ इंटरटेनमेंट है, इसी तरीके की चीज़ों को कहा गया है। इसमें इंफॉर्मेशन है, इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, उन तमाम चीज़ों को किस तरीके से डील किया गया है। आई थिंक किसान चैनल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अगेन हमारे पास यूथ से रिलेटेड कई चैनल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आते हैं। हमारे पास MTV है, वी चैनल है, जिसमें यूथ से रिलेटेड चीज़ों को उन्हें फैसिनेट करे, उन्हें इंटरेस्ट दिखाए, ऐसे कई चैनल्स इसमें भी अवेलेबल है। तो चैनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर हम मैसेज बनाते हैं, या मैसेज को ध्यान में रखकर हम चैनल्स बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। आपको जिस हिसाब से इसको समझना है, आप उस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है क्लैरिटी की, यानी कि हमारा मैसेज क्लैरिटी पे कितना खड़ा उतरता है। हमें ये भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चैनल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन में हमारे पास क्लैरिटी नहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज भेजना ना भेजने के बराबर है। क्योंकि हम अगर अपने मैसेज में ओवरलोड ऑफ मैसेज कर देंगे और अपने रिसीवर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो वो ऑडियंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा कि सामने वाला इंसान हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो हमारा कम्युनिकेशन हो बहुत क्लियर हो, बहुत ही क्लियर, मतलब कि हमारा आइडिया जो है वो एकदम क्लियर हो, हम उसे क्या मैसेज करना चाहते हैं, हमारा थॉट बहुत क्लियर हो। और कहीं ना कहीं 5 Ws and 1 H जो हम कहते हैं, जो न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, तमाम जो चीज़ें हैं 5 Ws और 1 H, वो हमेशा ध्यान में रखकर हमें लिखनी पड़ती है और लिखनी चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान एक बार उस मैसेज को पढ़े और वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि सामने वाला इंसान हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। तो
हमारा फोर्थ कम्युनिकेशन का सी है क्लैरिटी। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ कम्युनिकेशन चैनल, जिसको हम कहेंगे क्रेडिबिलिटी। यानी कि क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, यानी कि हमारा मैसेज कितना विश्वसनीय है, उस पर कितना विश्वास किया जा सके। आजकल के टाइम पर जहाँ सोशल मीडिया का टाइम है, जहाँ मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर न्यूज़ अपडेट लेते हैं, उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कई चीज़ों को बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। मुझे याद है कई फेक न्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसमें कई बड़े बड़े कलाकार, जो पुराने टाइम के बहुत बड़े बड़े कलाकार के मरने की खबर अचानक से कई लोग ऐसे हैं जो सर्कुलेट कर देते हैं, और ये बहुत वायरल हो जाता है इन चीज़ों को, और लोग उस पर भी विश्वास करने लगते हैं। अभी हाल में ही विनोद खन्ना जी का निधन हुआ, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत टाइम पहले ही ये एक कहीं न कहीं वायरल कर दिया कि विनोद खन्ना का निधन हो गया, जो बहुत ही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया हमें इस तरीके से सर्कुलेट करता है और हम भी इसे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी संदेश पर, और संदेश को विश्वास करने के लिए हम अक्सर ऐसी चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि अगर इस पे ये खबर आई हो तो इसका मतलब है कि ये न्यूज़ सच है। जब तमाम ऐसे तरीके के वायरल फेक न्यूज़ होने लगते हैं तो हम अक्सर न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, और हमें लगता है कि अगर न्यूज़पेपर पे ये चीज़ें छप गई हैं, इसका मतलब है ये न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी है। अगर न्यूज़पेपर में बात नहीं आई है, इसका मतलब है कि न्यूज़ में ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो जब तक न्यूज़पेपर इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर देता, अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे ही हैं, इसका कोई इस पे पुष्टि नहीं की गई है। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा न्यूज़ कितना क्रेडिबल है, उस पर कितना यकीन किया जा सके, उस पर कितना भरोसा किया जा सके। तो उस क्रेडिबिलिटी के भरोसे ही हम उस न्यूज़ को जज करते हैं और हम अपने आगे की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कभी भी मैसेज हम पर जब भी आता है तो वो कई कई तरीके के इम्पैक्ट लेकर आता है। वो इम्पैक्ट इमोशनल भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट बिहेवियरल इम्पैक्ट भी हो सकता है, कई तरीके से हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आता है, तो इमोशनल चेंजेस भी आता है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जिस भी न्यूज़ को हम सर्कुलेट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़े और क्या पड़ सकता है, इसको भी हमें ध्यान में रखकर करना चाहिए अपनी न्यूज़ को सर्कुलेट या हमारे अपने संदेशों को सर्कुलेट। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अमिताभ बच्चन जो पोलियो अभियान के तहत उन्होंने दो बूंद ज़िंदगी की जो लाइन कही है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा। और आज के टाइम पे मैं ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ अमिताभ बच्चन का असर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोमिनेंट इंसान, एक प्रोमिनेंट फिगर ने इस चीज़ को सर्कुलेट किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा हमारे पोलियो अभियान के बीच में। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इज क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे संदेश में इम्पैक्ट पड़ने के लिए। तो क्रेडिबिलिटी का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं ये क्रेडिबिलिटी तभी आ सकता है जब आपका न्यूज़ बहुत ऑथेंटिक हो। और इसीलिए हम सोशल मीडिया को ऑल्टरनेटिव मीडिया का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक वैकल्पिक मीडिया है। हमारा पहला प्राइम इम्पोर्टेंट रहता है हमारा प्रिंट मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब इन तमाम चीज़ों पे हमें न्यूज़ नहीं मिल पाती तो हम अक्सर ऑल्टरनेटिव मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन आजकल ऑल्टरनेटिव मीडिया का ही लोग इस्तेमाल करके उस न्यूज़ को सच मानने लगते हैं, तो इसी वजह से कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। तो हमें अक्सर ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारा सोर्स कितना क्रेडिबल है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपका न्यूज़ सही तरीके से पहुँचे और क्रेडिबल तरीके से पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैसेज के लिए और एक कम्युनिकेशन के लिए। नाउ लेट्स कम, अब बात हम करते हैं हमारे सिक्स्थ टाइप ऑफ सी की, जिसको हम कहेंगे कंटिन्यूटी, निरंतरता। यानी कि कंटिन्यूटी, जब तक हम अपने मैसेज को ऑडियंस तक नहीं पहुंचा दें और जब तक एक डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑडियंस तक ना पहुंच जाए, तब तक हम अपने मैसेज को कंटिन्यूटी के थ्रू, यानी इसको कंटिन्यूसली हम अपने ऑडियंस को अलग अलग माध्यम से हम उसको भेजते रहते हैं। हमारे पास अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे पास जैसे कि कई तरीके के जो प्रोमोज आते हैं, कई तरीके के ट्रेलर आते हैं, मूवी शुरू होने से पहले अलग अलग तरीके के ट्रेलर्स आते हैं। तो जब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक लोगों तक उस तमाम जानकारी ना मिल जाए कि ये फिल्म क्या है, इस फिल्म किस विषय पर है, इस फिल्म में क्या इम्पोर्टेंट है, तब तक तमाम जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं अलग अलग तरीके से उसका प्रमोशनल इवेंट्स अटेंड करते हैं और ऑडियंस को बताते हैं उस फिल्मों के बारे में। अगेन हमारे पास
स्वच्छता अभियान के तहत अमिताभ बच्चन अलग अलग तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वच्छता इम्पॉर्टेंट है, और अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू इस चीज़ों को समझाया जाता है। जब तक एक डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए तब तक अलग अलग तरीके से हम उस चीज़ों को समझाते रहते हैं, उस मैसेज को, ताकि डिज़ायर्ड इम्पैक्ट पड़े। हम अपने सेंडर्स को लगातार वो मैसेज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्क्रिप्ट से उसको सजाते हैं और हम अपने ऑडियंस को परोसते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी भी कम्युनिकेशन में, यानी कि अपने रिजल्ट को जब तक हम ना लेने डिजायर, तब तक हम लगातार उस मैसेज को भेजते रहें। ठीक है। अब लास्ट सी ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। जब तक आपके पास कोई क्रिएटिविटी ना हो तब तक आज के टाइम पे आपका कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। एडवर्टीजमेंट हो, पब्लिक रिलेशन हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, इन तमाम चीज़ों में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए। शादी पहले जैसी होती थी, अब बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती। अब तरह तरह के नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगे हैं, क्रिएटिव इवेंट्स आने लगे हैं। कल जिस तरीके से फिल्म का प्रमोशन किया जाता था, अब उस तरीके की फिल्में नहीं बनती हैं, या नहीं उस तरीके से प्रमोट किया जाता। अब नई तरीके की टेक्नोलॉजी का इन्वेंट हो गया है और क्रिएटिविटी आ गई है कम्युनिकेशन में। हमारे पास लगातार फीचर्स आ रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हमारे पास ये ऐप है कम्युनिकेट करने के लिए। आज मेरे पास एक क्रिएटिव आइडिया है और मेरे पास क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है किस लिए? एक क्रिएटिविटी के बेस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। जब आपके पास थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी नहीं हो तो कम्युनिकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतनी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे लोग उब चुके हैं, और अब लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज़ों को जानना, कुछ नए तरीके से समझना और नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक राइट क्रिएटिविटी हो, एक राइट स्किल हो लोगों तक पहुंचने के लिए। हमारे पास कई तरीके के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ पर पहले भी वो चीज़ें होती थी, एक नया नाम दे दिया गया, एक नई तरीके से उसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और उसका एक डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। तो चाहे वो कुछ भी हो, एक एडवर्टीजमेंट भी हो या एक पब्लिक रिलेशन का इवेंट भी हो, हर तरह क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्कूल्स में भी क्रिएटिव क्लासेस चलते हैं, स्मार्ट क्लासेस चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी हर सेक्शन जो है अब कुछ नया चाहता है। तो कम्युनिकेशन भी यही कहता है कि आप क्रिएटिव बने और क्रिएटिविटी के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें। तो ये थे मेरे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आपको और क्या जानना है कम्युनिकेशन के बारे में ये भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और मैं आपको फिर से शायद कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ एक नए मॉडल के बारे में समझाऊं या फिर एक नए कंसेप्ट के बारे में। तो मुझसे यानी अंशु सिन्हा से यूं ही जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।